हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में जिसका नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। और हम इसमें पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और आज हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। आर्टिकल 19 को हमारा बैकबोन कहा जाता है फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 19 हमें हमें छः राइट बताता है। ए में हमें बता रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी में असेंबली की फ्रीडम दे रखी है, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। सी में डी में आपको मूवमेंट, आप कहीं भी मूवमेंट फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरी भारत कंट्री में। ई में आपको बता रखा है कि आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं। एफ हमारा ओमिट हो गया है जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। और जी है हमारा राइट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, तो आप कोई भी प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं। मगर ये जो है हमारे राइट, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट नहीं हैं, इन पे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो एक एक कर हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे और सबकी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं ए के गोपालन का केस। ए के गोपालन के केस में हमें बताया था कि एक मैन जो होता है, एक आदमी होता है, वो एक रेशनल बीइंग होता है जिसके पास कुछ डिज़ायर होती हैं बहुत सारी चीज़ें करने की सिविल सोसाइटी में, है ना। आज के आपके पास सिविल सोसाइटी में घूमने फिरने का भी आपका मन करता है, बहुत बातचीत करने का भी मन करता है, अपने दोस्तों के साथ बैठने उठने का भी मन करता है। तो ये क्या कहते हैं, ये के गोपालन के केस में बताया गया था। और ये जो है जो भी फ्रीडम जो है, जो इंसान को दी गई हैं फ्रीडम, ये रेगुलेट करी जा सकती हैं, कंट्रोल करी जा सकती हैं स्टेट द्वारा। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन। तो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन कभी भी आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती हैं। रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं। रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन कभी भी आर्बिट्ररी नहीं होती हैं। रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन हमेशा रीज़नेबल होती हैं जब वो इम्पोज करी जाती हैं, और इनकी जो रेस्ट्रिक्शन है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पूछी जा सकती है। और जो भी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 तक हमें रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन दे रखी हैं। तो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन का एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन का जो टेस्ट होता है, उसमें जो भी रेस्ट्रिक्शन है जो राइट के ऊपर लगाई जाती हैं, वो लॉ द्वारा लगाई जाती हैं, और वो एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन द्वारा नहीं लगाई जा सकती रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन। और जो हमें रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में दे रखी हैं, उसमें उसके बारे आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में हमें रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बता रखा है कि रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन वो रेस्ट्रिक्शन होंगी जो किसी पर्सन को उसका राइट एंजॉय नहीं करने देती हैं, और ये आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव नहीं हो सकती हैं नेचर में। ठीक है, ये कभी भी आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव नहीं होंगी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन। और रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन जो है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के बियॉन्ड लगाई जा रही हैं, तो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन को इंटेलिजेंट केयर और रीज़नेबल डायलेक्ट्स द्वारा लगाया जाएगा, कि देखा जाएगा कि ये रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है या नहीं है। और जो कोर्ट और लेजिस्लेचर हैं, उनके जो जज हैं, वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन को डिसाइड करते हैं कि ये रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन सही है या नहीं है। ठीक है, इसमें कोर्ट और जो जज होते हैं, जो लेजिस्लेशन होती है, वो कोर्ट इसमें डिसाइड करती है, और लेजिस्लेचर इसमें डिसाइड नहीं करती है ना। कोर्ट डिसाइड करती है कि रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो रीज़नेबल है या नहीं है, और इसका कोई स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड या कोई जनरल पैटर्न नहीं है रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन देखने का। ये हर केस जो है उसके फैक्ट के ऊपर जज किया जाता है। तो जो भी कोर्ट है, अगर कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट क्या कहते हैं, ड्यूरेशन और जिन सरकमस्टांस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, और जिस तरीके से लगाई जा रही हैं, जिस मैनर में लगाई जा रही हैं, कोर्ट इन सब को भी कंसीडर करता है। और जो भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करी जाती है
है ना, और जिनका जिनका ऑब्जेक्ट दिए रखा है डीपीएसपी में, तो वो रेस्ट्रिक्शन रीज़नेबल मानी जाएंगी। तो जो भी डीपीएसपी में जो भी रेस्ट्रिक्शन दे रखी हैं वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन होंगी। और इसमें हमें एक बात बता रखी है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो रीज़नेबल है, तो कोर्ट ऐसे देखेगी कि वो कोर्ट को रेस्ट्रिक्शन रीज़नेबल नहीं लगनी चाहिए। वो एक मैन जो एक क्या कहते हैं सिंपल मैन होता है, उसे लगनी चाहिए कि उसके हिसाब से ये रेस्ट्रिक्शन रीज़नेबल है या नहीं है। ठीक है, और इसमें रीज़नेबल ऑफ रेस्ट्रिक्शन देखी जाती है, ना कि रीज़नेबलनेस ऑफ लॉ। तो आप लॉ का रीज़नेबलनेस नहीं देखते हैं, आप जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उसका रीज़नेबल देखते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीज़नेबल है या नहीं है। और जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो किसी को प्रोहिबिट करती है ना, और वो प्रोहिबिट करती है, एक लॉ होता है कि वो किसी सिटीज़न को उसके फंडामेंटल राइट से प्रोहिबिट करती है। जो रेस्ट्रिक्शन होती हैं वो उस पर्सन को फंडामेंटल राइट से क्या कहते हैं उसे नहीं मिलती हैं, जब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं जब। ठीक है, इसमें जो राइट दे रखे हैं आर्टिकल 19 के वो सिर्फ सिटीज़न को अवेलेबल हैं, किसी फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। और सिटीज़न में जो आता है वो हमारा नेचुरल पर्सन आता है, कोई कॉरपोरेशन और कंपनी नहीं आती है। ठीक है, इसमें जो है एक केस है बैंक नेशनलाइजेशन एंड न्यूज़पेपर केस। तो न्यूज़पेपर केस है, न्यूज़पेपर केस में इसमें बता रखा है कि एक क्या कहते हैं कंपनी आर्टिकल 19 के अंदर क्लेम नहीं कर सकती है राइट। राइट अपना एक कंपनी नहीं क्लेम कर सकती है, मगर जो उसके शेयर होल्डर होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं राइट। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं आर्टिकल 19 के जो क्लॉज हैं और उनकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन साथ में, और उनके केस लॉज भी साथ में पढ़ते चलेंगे। तो आर्टिकल 19(1)(a हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बताता है कि आप खुले में मतलब खुले में बातचीत कर सकते हैं, और जो भी आपके मन में बात है वो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी रेस्ट्रिक्शन जो है वो हमें क्लॉज 2 में दे रखी है। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में इसकी रेस्ट्रिक्शन दे रखी है। और एक इसमें केस आता है रामेश थापर वर्सेस मद्रास। तो रामेश थापर वर्सेस मद्रास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो है प्रेस के बारे में, जो कि प्रेस जो है फाउंडेशन होती है एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके बारे में सवाल उठा था। तो इसमें बताया गया था कि आर्टिकल 19(1)(a जो है वो हर सिटीज़न को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, मगर उस पर कुछ लिमिटेशन लगी रहती हैं। तो वो लिमिटेशन कौन कौन सी होती हैं कि अगर स्टेट की सिक्योरिटी को ख़तरा है, मैं क्लॉज 2 खोल देता हूँ आपके सामने। तो इसमें बता रखा है कि अगर क्या कहते हैं कोई भी स्टेट को ख़तरा है या सॉवरेनिटी को ख़तरा है स्टेट की, और अगर फ्रेंडली रिलेशन है किसी फॉरेन स्टेट से और आप उसके विरुद्ध कोई करते हैं, आप कोई पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ स्पीच सुनाते हैं, डिसेंसी मॉरलिटी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, या फिर इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप कुछ करते हैं, तो आपके ऊपर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसमें एक क्या कहते हैं इसका जो स्कोप है, स्कोप बता देता हूँ मैं आपको। इसके बाद स्कोप आ गया था आर्टिकल 19(1)(a का। इसमें बताया गया था कि जो राइट है एक्सप्रेस, एक पर्सन के पास राइट होता है अपनी बातचीत एक्सप्रेस करने का, तो वो अपनी जो है अपनी कन्विक्शन भी एक्सप्रेस कर सकता है। और ये जब वो एक्सप्रेस करता है तो वो क्या कहते हैं आर्टिकल 19(1) जो है वो एक इंडिविजुअल को सेल्फ फुलफिलमेंट देता है, और वो क्या कहते हैं ट्रुथ के बारे में उसे डिस्कवरी होती है पर्सन को, सिटीज़न को, और ये स्ट्रेंथन करता है एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को, कि उसे जब सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो डिसीजन लेना उसे आसान हो जाएगा। और आर्टिकल 19 जो है एक मैकेनिज़्म जो है प्रोवाइड करता है जो कि रीज़नेबल बैलेंस बनाता है स्टेबिलिटी और सोशल चेंज के बीच। अब एक केस आ जाता है प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमें बताया गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि एक पर्सन के पास न्यूज़ जानने का अधिकार है ना। इस एक पर्सन के पास न्यूज़ जानने का अधिकार है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते हैं गवर्नमेंट के, उनके उनके खिलाफ उसे इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, और वो प्रेस के द्वारा भी दी जा सकती है। और ये जो राइट है, ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन इस पे लगाई जा सकती है, इस राइट पे भी। अगर क्या कहते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे कि अगर वो इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहा, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी के ख़िलाफ़ है, तो उनके ऊपर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। इस केस के मैं फैक्ट बता देता हूँ आपको प्रभुदत्त वाले के। इसमें हुआ क्या था कि जो सुपरिटेंडेंट था तिहाड़ जेल का, उसने क्या कहते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर को परमिशन दे दी थी रंगा और बिल्ला के इंटरव्यू करने के लिए। रंगा और बिल्ला बहुत खूंखार आतंकवादी थे, उन्हें आतंकवादी बना दिया गया था क्योंकि वो बहुत सारे उन्होंने मर्डर कर रखे थे रंगा और बिल्ला ने। तो हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ रिपोर्टर को उनका इंटरव्यू करने के लिए भेजा गया था, और रंगा और बिल्ला भी अपना इंटरव्यू देना चाहते थे। तो कोर्ट ने उन्हें रोका नहीं था, रिपोर्टर को, और उन्हें उसका इंटरव्यू लेने दिया था। तो इसमें बताया गया था कि एक पर्सन के पास न्यूज़ जानने का भी अधिकार है इसमें। ठीक है, इसमें एक और केस पढ़ते हैं हम। एक और केस है इसमें, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो 2005 में एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। तो 2005 के इस एक्ट में बताया गया था कि जो लेजिस्लेशन है वो एंटाइटल है हर सिटीज़न को कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे पब्लिक अथॉरिटी के, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसके बारे में सिटीज़न को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और ये क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए उस अथॉरिटी की, और जो भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है वो भी प्रोवाइड करे जाए। और जो ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का, वो ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना था, कि ट्रांसपेरेंसी हो इस एक्ट की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के काम में। और इसमें जो भी पर्सन था, अगर उसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, और पर्टिकुलर बताने पड़ते हैं कि ये पर्टिकुलर हैं, ये हमें सेक्शन 6 में बता रखा है। और अपॉइंटमेंट हमारी पीआईओ की बता रखी है कि अपॉइंटमेंट होगी सेक्शन 5 के अनुसार। उसमें हमें बता रखा है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो जितना चाहे उतने उतने ऑफिसर सेंट्रल पीआईओ और स्टेट पीआईओ की तरह नेसेसरी हो उतने अपॉइंट कर सकती है। और जो भी पीआईओ होगा उसे उसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस पर्सन को जो इंफॉर्मेशन चाह रहा है। और जो भी इंफॉर्मेशन पीआईओ को मिलती है उसे 30 दिन के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है या फिर रिजेक्ट करनी पड़ती है। और जब वो रिजेक्ट करता है तो उसको उसे रिजेक्शन के ग्राउंड बताने पड़ते हैं पीआईओ को। पीआईओ जो भी रीज़नेबल उसे लगता है, तो अगर पीआईओ के पास कोई भी रीज़नेबल कॉज नहीं होता है इंफॉर्मेशन रिजेक्ट करने का, तो उसके ऊपर 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसके ऊपर फ़ाइन लगता है। अब इसमें एक केस आ जाता है नेशनल एंथम केस, बहुत फेमस केस है नेशनल एंथम केस। इसे जोसेफ इनैमुअल बिजॉय बिजॉय इनैमुअल वर्सेस केरला केस भी कहा जाता है। इसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कोई भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते नेशनल एंथम गाने के लिए। इसमें एक दूसरा आ जाता है संकल पेपर का एक केस है, संकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं मिनिमम प्राइस और इतने पेज, कि आप एक न्यूज़पेपर में मिनिमम प्राइस आपका 2 रुपये होगा और आप बस 11 ही पेज छाप सकते हैं। तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, इससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया था कि आप इसमें क्या कहते हैं, अगर आपने क्या कहते हैं 11 ही पेज लगा दिए सिर्फ, तो आप क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हम लिख नहीं पाएंगे न्यूज़पेपर में। तो कोर्ट ने भी ये स्ट्रक डाउन कर दिया था, इसलिए कह के कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को टेक अवे कर रहा है। और ये क्या कहते हैं, एक बिज़नेस एक्टिविटी का रेस्ट्रिक्शन कम होके फ्रीडम ऑफ स्पीच का रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है ये।
इसमें आर्टिकल 19(2) में के जो रेस्ट्रिक्शन के ग्राउंड थे वो मैंने आपको बता दिए थे। इसमें जो रेस्ट्रिक्शन के ग्राउंड थे वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर फ्रेंडली रिलेशन है किसी फॉरेन स्टेट के साथ तो आप उसके खिलाफ अगर बोलेंगे तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, और या फिर अगर आप इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, उसकी सॉवरेनिटी को हार्म पहुंचाते हैं तो। अब आ जाते हैं आर्टिकल 19(1)(b) पे, जो कि हमें असेंबली के बारे में बताता है कि आप आराम से असेंबली भी कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। तो इसमें लिमिटेशन इसमें बता रखी है कि आप विदाउट आर्म्स असेंबली कर सकते हैं। और इसमें इसकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में दे रखी है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है वो हर सिटीज़न को गारंटी देता है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। इसकी रेस्ट्रिक्शन है कि आप पीसफुली असेंबल होंगे और बिना हथियारों के असेंबल होंगे, और जो भी लॉफुल असेंबली है वो अनलॉफुल भी हो जाती है। हमने सीआरपीसी में पढ़ा था। अगर आपने मेरी सीआरपीसी की प्लेलिस्ट नहीं देखे तो आप सीआरपीसी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मेरे चैनल पे सीआरपीसी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर क्या कहते हैं एक लॉफुल असेंबली जो है अनलॉफुल भी हो जाती है। अगर क्या कहते हैं एक असेंबली अनलॉफुल हो गई है और वो डिस्पर्स नहीं करी गई है तो आईपीसी के सेक्शन 141 द्वारा 5 से ज़्यादा पर्सन की असेंबली को उसमें अनलॉफुल असेंबली बता रखा है जिसे डिस्पर्स किया जा सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल की वीडियो देखिए, मैंने आईपीसी और सीआरपीसी भी बना रखी है, उसे भी देखिए। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1(c) में हमें एसोसिएशन के बारे में बता रखा है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। इसकी लिमिटेशन जो है हमें क्लॉज 4 में दे रखी है, इसकी लिमिटेशन 3 में दे रखी है, इसकी 2 में दे रखी है। तो इसकी लिमिटेशन हमें क्लॉज 4 में दे रखी है। आर्टिकल 19(1)(c) जो है हर एक सिटीज़न को कि आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, है ना। और अगर कोई कॉमन कंसर्न है तो आप उसको लेके आप एसोसिएशन बना सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं आप कंपनी भी बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, पार्टनरशिप, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। अब इसकी रेस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमें क्लॉज 4 में दे रखी है। क्लॉज 4 में जो रेस्ट्रिक्शन हमें दे रखी है वो हमें बताती है कि एक स्टेट जो है वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन पे अगर वो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी या फिर भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ है। डी का जो हमें बता रखा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसकी रेस्ट्रिक्शन जो है वो है हमारी 5 में कि आप पूरे भारत में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, मगर इस पे भी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है जो कि हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1(d) जो है हर सिटीज़न को गारंटी देता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, मगर इस पे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि अगर वो जनरल पब्लिक या फिर प्रोटेक्शन है किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्या कहते हैं आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसमें एक केस है NB खरे वर्सेस NCT दिल्ली। तो इसमें जो केस है उसमें बताया गया था कि एक क्या कहते हैं ऑर्डर दिया गया था DM द्वारा एक पर्सन को कि आप क्या कहते हैं 3 महीने के लिए दिल्ली से बाहर निकल जाइए। तो ये जो ऑर्डर था ये अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थी उस पर्सन के ऊपर के, वो पर्सन के पास राइट था पूरे भारत में कहीं भी घूमने का। अब इसमें एक और केस है उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या। तो कौशल्या के केस में क्या हुआ था कि जो प्रोस्टिट्यूट हैं उनके राइट ऑफ मूवमेंट पे बैन लगाया जा सकता है क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मोरल के लिए सही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1)(d) जो कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के बारे में बताता है। तो ये फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के बारे में बताता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, आपको छूट है कहीं भी रहने की, सेटल होने की। और इसकी रेस्ट्रिक्शन हमें 5 में बता रखी है, क्लॉज 5 में इसकी रेस्ट्रिक्शन हमें बता रखी है कि आप अगर जनरल पब्लिक या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के ख़िलाफ़ अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ऐसी ही फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की जो रेस्ट्रिक्शन है वो हमें दे रखी हैं आर्टिकल
19 क्लॉज 6 में। तो हर पर्सन के पास फ्रीडम है कि वो कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिज़नेस कर सकता है, और इसके ऊपर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा बिज़नेस या ट्रेड कर रहा है, या फिर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जो नेसेसरी होती हैं उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, वो लगा सकती है, वो प्रेस्क्राइब कर सकती है। और कोई भी स्टेट जो है ट्रेड को अपने ऊपर अपना मतलब उसको मोनोपोलाइज कर सकती है, होली या पार्टली, या कोई भी स्टेट जो है, जैसे रेलवे है वो स्टेट का ही है ना, जैसे रोडवेज़ का होता है, तो वो होली या पार्टली कैसे भी अपना सकती है इस पे। इसमें एक केस है हाथी सिंह मैन्युफैक्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया है कि राइट टू कैरी ऑन बिजनेस इंक्लूड राइट टू क्लोज एनी टाइम, के जब आपके पास बिजनेस कभी भी खोलने का राइट है, तो आपके पास राइट है कि आप उसको कभी भी बंद कर सकते हैं, मगर इसके ऊपर भी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं इस फंडामेंटल राइट के ऊपर कि आप अपने बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं, जो कि बताया गया था गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो आर्टिकल 19 के ऊपर, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्टिकल 20 की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।